हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। तो आज से हम स्टार्ट करें डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू। तो बेसिकली आप जो द हिंदू वगैरह इसमें पढ़ते हो, तो अगर जब तक आप वो नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे तो उस नॉलेज की इतनी यूटिलिटी नहीं है। तो इन एमसीक्यूज के थ्रू आप उस नॉलेज को अप्लाई भी कर सकते हो और आप चीजें रिवाइज भी कर सकते हो। प्लस साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्कशंस के थ्रू मिल जाएगी। तो आई वुड रिकमेंड, जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं आप उसको 1 मिनट के लिए पॉज करिएगा और फिर जो है उसको अटेम्प्ट करिएगा, और उसके बाद फिर से वीडियो प्ले करना तो आपको जो है आंसर बता दिया जाएगा। और हम डेली अराउंड 10 एमसीक्यूज करेंगे। तो अराउंड 10 एमसीक्यूज, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज या ये आई होगी उस पर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो B16172, which is recently seen in news, is related to which of the following? Now, please pause the video for a minute and try to answer this question. See, ये बहुत ही, it is a very simple, okay, very simple. I think आप सब कर सकते हो। तो यहाँ पे it is the mutated strain of SARS-CoV virus, which is prevalent in Indian subcontinent. So I think इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। बट देखिए, क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, उसके साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। तो सी देखिए, अब जो आपको ये देखना है कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है कि म्यूटेशन क्या होता है। व्हाट इज म्यूटेशन? तो बेसिकली म्यूटेशन इज नथिंग बट इट इज चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो जो वायरस है उसके जेनेटिक मटेरियल में जो है चेंजेस आते हैं, राइट। तो वायरस के जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आते हैं एज इट रेप्लिकेट्स। जैसे जैसे वो रेप्लिकेट करता है, तो देखिए ऐसा होता है ना कि बेसिकली व्हेन वायरस रेप्लिकेट करता है तो बेसिकली अपनी कॉपी बनाता है। तो कई बार जो वो कॉपी बन रही होती है वो एग्जैक्टली सेम नहीं बनती, और इसके कारण कुछ चेंजेस, यानी मतलब एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाती। तो इसके कारण कुछ चेंजेस आते रहते हैं, और जैसे जैसे ऐसे चेंजेस आते रहते हैं उसकी जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस होते हैं। और ये चेंजेस के कारण जो है वायरस की प्रॉपर्टीज चेंज होती है। वायरस की प्रॉपर्टी चेंज होती है। अब कोरोना वायरस के केस में क्या है कंसर्न? जी देखिए, इस चेंजेस के कारण देखिए वायरस ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है और वायरस ज्यादा वीक भी हो सकता है। तो देखिए, खतरनाक कब होगा? जब वो मोर ट्रांसमिसिबल, ट्रांसमिसिबल मतलब बहुत जल्दी से फैल रहा है। दूसरा, इट बिकम्स मोर, इट कैन इवेड, इवेड इम्यून सिस्टम। कई बार वायरस इतना ज्यादा रेप्लिकेट करके चेंज हो जाएगा कि वो जो है आपका इम्यून सिस्टम, चाहे वैक्सीनेशन के थ्रू बना हो या इन्फेक्शन के थ्रू आपको जो है इम्यूनिटी बनी हो, तो आपकी इम्यून सेल्स उस वायरस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, तो वो इम्यून सिस्टम को जो है, इम्यून सिस्टम को इवेट कर देता है। ठीक है। और तीसरा है आपका कि इन्फेक्शन को और डेडली बना देता है, यानी जो है इफेक्ट जो है, मतलब फेटेलिटी जो है, यानी इससे इन्फेक्ट हुए तो फेटेलिटी बढ़ा देता है। तो जब ये तीन चीजें, देखिए वायरस वीक भी हो सकता है, बट जब ये तीन चीजें होती हैं, या तो उसको ट्रांसमिट बहुत जल्दी हो, या इम्यून सिस्टम को वेट कर दे, या जो इन्फेक्शन को और डेडली बना दे। इस केस में क्या करता है WHO ने, जो है कोरोना वायरस के जो इस टाइप के वेरिएंट्स है जो ऐसी प्रॉपर्टीज एक्वायर करते हैं, उनको WHO ने टैग दिया है वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। ओके, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न टैग दिया है उनको WHO ने। ठीक है, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। अब वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, देखिए इसमें एक और पॉइंट बताना चाहूंगा। देखिए, वायरस जितना ज्यादा रेप्लिकेट करेगा ना, उतना ज्यादा वो म्यूटेट करेगा। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, द मोर अ वायरस स्प्रेड्स एंड रेप्लिकेट्स, द मोर इट म्यूटेट्स। ठीक है। तो इसीलिए अभी भी इम्फेसिस इतना ज्यादा इसी पे है कि इसको जो इन्फेक्शन के स्प्रेड को कर्व करना है, चेन को ब्रेक करना है। ओके, तो और अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स जो WHO ने टैग दिया है, एक तो यही हो गया B1617 जो इंडिया में पाया गया है। इसके भी दो लीनिएजेस हैं, एक 0.2 करके बोल सकते हो और एक 0.1 करके। ठीक है। और अगला है यूके वेरिएंट B117। ओके, B117। तीसरा है आपका साउथ अफ्रीका वेरिएंट। ठीक है, ये है B1513। ठीक है। इसका नेक्स्ट है आपका आपका आ गया, इसके बाद आता है ब्राजील वेरिएंट। ब्राजील वेरिएंट, दिस इज P1। तो देखिए, ये सब वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसलिए टैग किए हैं क्योंकि इनके पास उन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज पॉज फॉर अ मिनट, सी द क्वेश्चन। तो देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट देखिए रिसेंटली दो तीन बार है। एक बार तो महाराष्ट्र ने कुछ अपनी जो है अराउंड
14 साइट्स जो हैं, 14 फोर्ट्स को टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए भेजा हुआ है। ओके, और वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू ही भेजा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू जो है यूनेस्को को देता है। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। नाउ हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान एंड महाराष्ट्र, तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया महाराष्ट्र ने तो अभी टेंटेटिव लिस्ट में भेजा है। ठीक है, अभी तक तो जो है राजस्थान के हिल फोर्ट्स हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, बट महाराष्ट्र के फोर्ट्स नहीं है। तो ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड कल्चरल साइट्स ओनली, तो ये भी गलत है। ये नेचुरल भी हो सकती हैं, कल्चरल भी हो सकती हैं, प्लस मिक्स्ड साइट भी हो सकती है। इनफैक्ट इंडिया में भी एक मिक्स्ड साइट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो प्लीज आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आपके लिए एक होमवर्क है, आप जाके सारी साइट्स को देखना और देखना कौन सी नेचुरल है, कौन सी कल्चरल है और कौन सी मिक्स्ड है। एटलीस्ट मिक्स्ड वाली तो जरूर याद रखना। ठीक है, एक ही मिक्स्ड साइट है इंडिया में। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन है, इनकरेक्ट आंसर चूज करना है, तो ये दोनों गलत हैं। तो राइट, तो योर आंसर आप चॉइस ये वाली लो, क्योंकि पूछा क्या है, इनकरेक्ट। और देखिए एक और चीज मैं बताता हूँ, WHO में पहले जाती है टेंटेटिव लिस्ट में, फिर नॉमिनेशन डोजियर देते हैं, फिर नॉमिनेशन डोजियर के बाद जो है उनकी वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी होती है। वो नॉमिनेशन डोजियर के बाद एक और प्रोसेस होता है इवेल्युएशन। कैसे कोई साइट, देखिए मैं ये जो बता रहा हूँ ये है कि कैसे कोई साइट जो है WHO की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आती है। तो फर्स्ट स्टेप होता है टेंटेटिव लिस्ट, पहले टेंटेटिव लिस्ट में एंट्री करवाते हैं, फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर एक नॉमिनेशन डोजियर भेजते हैं। ठीक है, नॉमिनेशन की इसको हमें इंक्लूड करना है, इसकी ये चीजें हैं, दीज आर स्पेशलिटीज। ठीक है, उसके बाद जो उसका करते हैं हम, नॉमिनेशन के बाद उसका जो है नॉमिनेशन डोजियर का इवेलुएशन करते हैं। तो WHO की बॉडी एक एडवाइजरी बॉडी होगी, वो इवेलुएट करेगी कि क्या सही में इसको मिलना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस या नहीं। और लास्ट स्टेप हो जाता है इसमें फाइनली जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है WHC, ये डिसीजन लेती है फाइनल कि क्या इसको इंक्लूड करना है या नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग मिडिल ईस्ट सिटीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो प्लीज आई थिंक आपको ये पता होगा कि, अगेन पॉज फॉर अ मिनट, आई वुड रिकमेंड पॉज फॉर अ मिनट। सो आई थिंक ये आपको थोड़ा टफ लगा होगा, बट सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चारों सिटीज कहाँ है, इसराइल, इसराइल में है। राइट, इसराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट से अभी इतना चल रहा है, तो उससे रिलेटेड है ये। तो वहां का मैप देखना, इनफैक्ट आपको इसराइल के अंदर का जो सिटीज भी देखना है, इसराइल के आसपास भी देखना है। ठीक है, तो अगेन इसका आंसर आप मैप के थ्रू देखिए। ठीक, मैप में आप देखिए गाजा सबसे साउथ में कौन सा है, बीर शेबा, सबसे साउथ में बीर शेबा है। उसके बाद आता है गाजा सिटी, उसके बाद आ गया एश्केलॉन, और उसके बाद आ गया टेल अवीव। और प्लीज ये भी सिटीज आप ध्यान से ध्यान रखना कि जेरूसलम कहाँ है, इनफैक्ट जेरूसलम को भी इंक्लूड करिए। तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है टेल अवीव, फिर आपका आ जाता है जेरूसलम, एश्केलॉन, ठीक है, गाजा सिटी एंड बीर शेबा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए तो अरेंज द फॉलोइंग मिडिल ईस्ट सिटीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखिए तो इसमें सीधा सबसे पहले जो है साउदर्न मोस्ट कौन सी है, बीर शेबा। तो देखिए ये तीन ऑप्शंस, और फिर देखिए नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी थी आपने देखी थी, टेल अवीव। तो देखिए अब ये दो ऑप्शन बचे, अब आपको पता है बीर शेबा के ऊपर नेक्स्ट कौन सी है, गाजा। तो आपका आंसर हो गया बी, 3214। यहाँ देख सकते हैं बीर शेबा, गाजा, एश्केलॉन, टेल अवीव। ठीक है, देखिए ये तो आपने ये देख लिया, अब थोड़ा और एक्स्ट्रा देख लो इन्फॉर्मेशन कि देखिए इसराइल के नेबर्स कौन है। इसराइल के नेबर है जॉर्डन, सीरिया, लेबनन, और ये जगह है इजिप्ट। ठीक है, इसराइल के नेबर्स हैं लेबनन, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। देखिए और एक और आपके लिए होमवर्क में देता हूँ, ये जो एरिया है ये आपका सऊदी है। अब आप जाके सर्च करना गूगल पे कि क्या सऊदी की बाउंड्री इसराइल से टच करती है या नहीं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है नोन एज स्ट्रेट ऑफ टिरान। तो प्लीज इसको भी याद रखना, इस स्ट्रेट ऑफ टिरान के थ्रू ही इसराइल को एक्सेस मिलता है टू रेड सी, टू रेड सी। ठीक है, यहाँ पे रेड सी का एक्सेस मिलता है इसके थ्रू, ये रेड सी है, ये आपकी रेड सी है, ये आपकी मेडिटेरेनियन सी है, और ये जो आपका यहाँ पे एक आएगा ना पतला सा एक आता है, ये आपका हो जाता है सुएज कैनाल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे सुएज कैनाल किसको कनेक्ट करता है, तो रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। ओके, so I hope this is clear. चलिए मूविंग ऑन, so I hope this is clear.
चलिए मूव ऑन करते हैं। अब अगला आ जाते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्राप्ति पोर्टल। प्लीज पॉज फॉर अ मिनट, अगेन थोड़ा टफ लगेगा आपको, बट अगेन डू इट योरसेल्फ। तो प्राप्ति पोर्टल देखिए, इसका फुल फॉर्म देखिए, पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर पर्पस क्या है, फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर्स। तो एक पोर्टल है बेसिकली। तो देखिए अगेन, इसमें जाने से पहले मैं आपको आंसर बताने से पहले कुछ बेसिक समझाता हूँ। जैसे पावर सेक्टर है, उसमें तीन होते हैं, जनरेटर, फिर जो ट्रांसमिशन होता है ट्रांसमिट करने वाला, और डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पर होते हैं आपकी कंपनीज डिस्कॉम, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब देखिए मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जो है डिस्कॉम क्या है, पब्लिक सेक्टर ओने या स्टेट गवर्नमेंट ओन डिस्कॉम से, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में है। तो कुछ ही जगह है जहां पे डिस्कॉम जो है प्राइवेट सेक्टर में। इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक सजेशन भी आया था कि जो है यूनियन टेरिटरी के डिस्कॉम्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा, ठीक है, बट अगेन उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। अब होता क्या है, ये डिस्कॉम्स जो है इनसे लेते हैं पावर, इनको देते हैं पैसा, ओके, दे गिव देम मनी, राइट, और यहां से लेते हैं इनसे पावर, और ये पावर लेके जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू टू कमर्शियल यूनिट्स या हाउस होल्ड, या जो जो भी दूसरी अलग अलग जगहों पे ये आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखिए ये पोर्टल इसी चीज के लिए बनाया गया है कि जनरेटर और जो ये आपके डिस्कॉम्स हैं, इनके बीच में एक मेजर प्रॉब्लम क्या है कि डिस्कॉम्स जो है टाइमली पेमेंट नहीं देते, ठीक है, टाइमली पेमेंट नहीं देते। और देखिए जनरेटर उनको सिर्फ 45 डेज देते हैं कि आप पेमेंट करो जो पावर हमने आपको प्रोवाइड किए, नहीं तो 45 डेज के बाद पीनल इंटरेस्ट होता है। तो देखिए डिस्कॉम्स जो है टाइमली पेमेंट नहीं देते। और अगर आपने देखा होगा, अगर आज इंडियन एक्सप्रेस में तो एक आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था कि बस 3% ड्यूज बचे हुए हैं अब डिस्कॉम्स के जनरेटर को के ऊपर 3%। तो ये क्यों है, क्योंकि ये पोर्टल भी लाया गया था, तो इसने जो है ये ट्रांसपेरेंसी लाया, ये पोर्टल की कैसे ये पेमेंट्स होती हैं उसके एनालिसिस में ट्रांसपेरेंसी लाए, ताकि हम उन चीजों को जो है बेटर कर सके। इसीलिए प्राप्ति इज पोर्टल इज अ प्लेटफॉर्म फॉर इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि इस पोर्टल पे सारी बिलिंग होगी, ओके, सारा इनवॉइस होगा कि कितनी पावर मैंने सप्लाई की और कितना उन्होंने पेमेंट किया, तो क्लियर रिकॉर्ड भी रहेगा। प्लस बेस्ट प्रैक्टिसेस भी जो है पता चलेंगी कि कैसे टाइमली पेमेंट हो सकता है पावर परचेज ट्रांजेक्शन में, ठीक है। एक और चीज है, डिस्कॉम्स जब आपके जनरेटर से पावर लेते हैं तो वो एक साइन करते हैं एग्रीमेंट, पावर परचेज एग्रीमेंट। तो प्लीज ये भी ध्यान रखिएगा, पावर परचेज एग्रीमेंट। तो इस पोर्टल के थ्रू हमें ये भी पता चलता है कि क्या जो डिस्कॉम्स हैं वो पावर परचेज एग्रीमेंट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। प्लस जो फिर डिस्कॉम्स का डाटा होता है इस प्लेटफॉर्म पे, उसको देख के हम एक इंडेक्स बनाते हैं, और उसके थ्रू हमें पता चलता है कि कौन सा डिस्कॉम, कौन से स्टेट का डिस्कॉम कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो ये भी आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और करेंटली दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि करेंटली इंफॉर्मेशन सिर्फ इनोवाइस और पेमेंट डिटेल्स की है, ठीक है। आगे जाके जो है इसको फर्दर इसको एक्सपांड किया जाएगा। तो द आंसर इज डी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, consider the following statements regarding appointment of auditors for NBFCs according to April 2021 RBI guidelines. Again, I would recommend please एक मिनट के लिए पॉज करिए, ठीक है, देखिए और ट्राई टू आंसर। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा 24 मई का, कल का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, या तो आपको आइडिया होगा कि क्यों ये आर्टिकल न्यूज में। तो देखिए ये बेसिकली न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी जो एनबीएफसीज एंड बैंक्स हैं वो कह रहे हैं कि आरबीआई ने, देखिए आरबीआई ने जो एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस निकाली थी कि कैसे ऑडिटर्स को एंगेज करना है, उसको जो है थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए कह रहे हैं एनबीएफसी और बैंक। अब इससे पहले आप पीछे जाओ कि आरबीआई को क्या जरूरत पड़ी स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस निकालने की। तो देखिए आरबीआई को जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपने देखा होगा आई इंफ्रास्ट आई एन ये एक एनबीएफसी है, ठीक है, और इसका देखा गया था कि इसमें एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, ओके, क्राइसिस की अपनी जो है रिपेमेंट्स नहीं कर पा रहा था। और जब ये रिपेमेंट्स नहीं कर पा रहा था उसमें देखा गया कि ऑडिटर्स ने टाइमली इसकी फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट नहीं की थी, ऑडिटर्स ने प्रॉपरली फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट नहीं की थी। ऐसी एक डीएचएफएल है, ये भी एक जो है एनबीएफसी है, ये भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में था। इसमें पता चला कि ऑडिटर्स ने अपना काम ढंग से नहीं किया है, तो इसीलिए आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाली कि ऑडिटर्स आप अपॉइंट करोगे तो उनको जो है एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, रोटेशन बेसिस पे होना चाहिए, और बहुत लंबे समय के लिए,
कि लिमिटेड पीरियड के लिए ही अपॉइंट कर सकते हो, बहुत लंबे समय के लिए कॉन्टिन्यूस नहीं अपॉइंट करना। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर लंबे समय के लिए एक ऑडिटर को कॉन्टिन्यूसली अपॉइंट करोगे तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है, so yes, RBI has tightened the norms for appointing auditors and has capped the numbers based on asset size of the bank with aim to prevent wide variation in asset classification and misleading account statement. तो ठीक है, ये करेक्ट है, इज करेक्ट रिगार्डिंग कि हाँ आरबीआई ने जो है अपॉइंटमेंट ऑडिटर को अपॉइंट करने के नॉर्म्स टाइटन कर दिए, प्लस जो है कि कैसे एसेट को क्लासिफाई करना चाहिए, ठीक है, वो भी जो है उसके उसमें भी जो है वेरिएशन कम करने के लिए जो उसके लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म्स दिए हैं, ठीक है। और ये सब अल्टीमेटली क्यों किया है, ताकि मिसलीडिंग अकाउंट स्टेटमेंट्स ना हो, जैसा हमने ILF एंड FS के केस में, या DHFL, ये दो फाइनेंशियल NBFC थे और इनके अकाउंट्स करेक्ट पोजीशन रिफ्लेक्ट नहीं करते, इसलिए ये फाइनेंशियल क्राइसिस में गए, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाती है, ऑडिटर्स पे, ठीक है। दूसरा है, the RBI has specified that an audit firm would not be eligible for reappointment in the same entity for 8 years after completion of full or part of one term of the audit tenure for 4 years. तो देखिए ये जो है ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये 8 नहीं 6 ईयर्स है, क्योंकि अब गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक टर्म जो होगा ऑडिटर का वो होगा 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो सेम एंटिटी में जो है एक पूरा टर्म कंप्लीट कर लिया, मान लो एक टर्म 3 ईयर्स का कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये भी 3 होना चाहिए था, ठीक है। अब उसके बाद जो है अगले 2 टर्म 10 ईयर तक यानी 6 ईयर तक वो फिर से रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। तो ये इसीलिए किया गया है ताकि कोई ऑडिटर जो है एक तरीके से वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप ना करे। तो ठीक है, तो आपका ये गलत है, ये सही है। इसमें गलत क्या है, ये 6 ईयर्स होगा, ठीक है। और टेन्योर का जो ऑडिटर को 3 साल के लिए रखा जाएगा, 3 ईयर्स का टेन्योर करेगा ऑडिटर, फिर 6 साल तक रीअपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, द आंसर इज ए, 1 ऑन। मूविंग ऑन विथ रिगार्ड सो साइक्लोन यास, तो आप सबको पता होगा अभी तौते आया था, अब यास आया। तो देखिए ये कौन सी सी में फॉर्म है, यास इज, अगेन पॉज द वीडियो फॉर अ मिनट, सी द क्वेश्चन एंड आंसर इट। तो यास कौन सी सी में फॉर्म हुआ है, इट इज इन वेस्ट बंगाल, राइट, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को हिट कर रहा है, तो बे ऑफ बंगाल में आया है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, द नेम ऑफ दिस साइक्लोन इज गिवन बाय ओमान, सो दिस इज करेक्ट। देखिए थोड़ा नेमिंग ऑफ साइक्लोन पे बात करते हैं। देखिए ये जो साइक्लोन का नाम यस दिया है ये ओमान ने दिया है, ठीक है, ओमान ने सजेस्ट किया ये नेम। अब देखिए कौन रखता है साइक्लोन का नाम, कौन रखता है, हु कीप्स द नेम ऑफ साइक्लोन। ऐसे 6 जो है रीजनल स्पेशलाइज्ड जो है मीटरोलॉजिकल सेंटर्स हैं, और 6 जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वार्निंग सेंटर्स हैं, ठीक है। 6 ये 12 हैं। तो ये 12 हर एक जो बेसिन है साइक्लोन का, हर एक साइक्लोन का बेसिन है, मतलब अलग अलग जगह पे साइक्लोन आते हैं वर्ल्ड में, तो हर एक जो इनमें से एक है ना, 12 है, तो हर एक को एक एक बेसिन दे दिया है, और उनको कहा है कि इस बेसिन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरीके से आप साइक्लोन नेम करो, और उसकी वार्निंग जो है सब इस बेसिन में उनको प्रोवाइड करो, उसकी इंफॉर्मेशन और वार्निंग आप प्रोवाइड करो। अब जहां तक बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी की बात आती है, उसके लिए इंडिया का IMD है, इंडिया का IMD इज वन ऑफ दी चोजन, जो है 6 RSMC में से वन ऑफ दी बेसिन के लिए चोजन इंडिया का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। इट इज चोजन फॉर नेमिंग, नॉट फॉर नेमिंग बट फॉर, मतलब नेम तो यही देगा बट इट विल गिव नेम एज पर प्रोविजन, एज पर प्रोसीजर, ठीक है, वो प्रोसीजर भी आगे देखेंगे। बट ये जो है मेन एजेंसी है जो साइक्लोन की नेम बताएगा सबको कि ये साइक्लोन का नाम है, ये साइक्लोन की इंफॉर्मेशन है, ये सब जो देगा, जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में साइक्लोन्स आते हैं उनके लिए IMD देगा, ठीक है। तो आई होप अब तक आपको 6 RSMC प्लस 6 TCWC, ठीक है, इनके बारे में हर एक बेसिन के लिए, इनमें से एक है 12 बेसिन से, हर एक बेसिन के इनमें से एक को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि साइक्लोन का नाम आप रखो और जो है उनकी इंफॉर्मेशन आप दो। अब नाम ये रखते हैं बट कैसे, हाउ, तो उसके लिए देखिए एक पैनल है WMO, और जैसे अगर हम अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की बात करें UNESCAP का, ठीक है, एक पैनल है फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कॉल्ड PTC, पैनल फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स।
अब इसमें जो सारी जो अरेबियन सी और आपके बे ऑफ बंगाल की सारी जो बेसिन कंट्रीज हैं वो सारी इस पैनल में है, और वो सारी कंट्रीज जो है नेम्स सजेस्ट करके दे देती है, वो सारी कंट्रीज नेम्स सजेस्ट कर देती हैं। और सर्टेनली कुछ गाइडलाइंस है कि उनको नेम्स ऐसे नहीं सजेस्ट करने, ऐसे सजेस्ट करने होते हैं नेम्स जो जेंडर न्यूट्रल हो, या ऐसे नेम्स सजेस्ट करने होते हैं जो मतलब पॉलिटिकली न्यूट्रल हो, ठीक है, ये भी सेट ऑफ गाइडलाइंस है, ठीक है। तो वो सब अपने नेम सजेस्ट करके दे देते हैं। तो इसी तरीके ने ओमान ने जो इस और जो नेम्स फिर रोटेशनल बेसिस पे अलॉट किए जाते हैं साइक्लोन्स को, ठीक है। तो इससे पहले जो ताउते आया था, ठीक है, ताउते आया था, वो उसका नाम था म्यांमार ने दिया था। और मैं ताउते वहां का एक गेको यानी लिजर्ड स्पीसीज का नाम है, ठीक है। तो म्यांमार ने दिया था ताउते। अभी जो आया है ये यास, ये ओमान ने दिया है। और इसका अगला आएगा गुलाब, ये दिया है पाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरीके से नेमिंग होती है। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। तो द आंसर इज बी टू ओनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू प्रोविजंस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल, ठीक है। प्लीज पॉज एंड सी दिस क्वेश्चन। जी देखिए, अब ये चीज क्यों है, क्योंकि ये जो है रिसेंटली इसको राज्यसभा ने भी पास कर दिया है और प्लस लोकसभा ने भी पास कर दिया। तो इसके कुछ की प्रोविजंस जानना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके की प्रोविजंस क्या है कि 20 वीक्स तक, अगर 20 वीक्स तक कोई प्रेग्नेंट है और किसी को अबॉर्शन, देखिए प्रेगनेंसी जो एक है वुमेन के लाइफ में जो है रिप्रोडक्शन को लेके बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि वेदर टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी और नॉट। तो कई लोग कहते हैं कि वुमेन को जो है इसके ऊपर कंट्रोल देना चाहिए या एजेंसी देना चाहिए। और पहले क्या हो रखा था कि वुमेन की एजेंसी कम थी, वुमेन की जो चॉइस थी इसमें कम थी, हर चीज के लिए जो है कोर्ट्स के लिए पास जाना पड़ता। तो थोड़ा बहुत जो इस प्रोसीजर को जो है लिबरलाइज किया जा रहा है। अगेन देखिए, बट एक खतरा ये है कि कई लोग जो है इसको जो है मिसयूज भी करते हैं। आप सब जानते होंगे फॉर फीमेल फिटिसाइड, फीमेल फिटिसाइड के लिए कई लोग इसको मिसयूज करते हैं। इसीलिए ये लॉ लाया गया था जिसके अंदर जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को रेगुलेट किया गया था, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इसको बहुत स्ट्रिंजेंटली रेगुलेट कर दिया गया था। तो इसको थोड़ा लिबरलाइज किया गया है। तो क्या कहा गया है कि 20 वीक्स तक सिर्फ एक प्रैक्टिशनर की जरूरत है, ठीक है। 20 to 24 वीक्स तक 2 प्रैक्टिशनर्स को कंसल्ट करना पड़ेगा। 24 वीक से ज्यादा हो गई अगर प्रेगनेंसी, तो उस केस में स्टेट मेडिकल बोर्ड होता है, ठीक है, स्टेट मेडिकल बोर्ड होगा, उसको कंसल्ट करना पड़ेगा। प्लस ये चीज जब भी अलाउड होगी अंडर द एक्ट व्हेन देयर इज सम एबनॉर्मलिटीज, एबनॉर्मलिटीज के केस में, ठीक है, कि फीटस में कुछ एबनॉर्मलिटीज है, बच्चा या फिर जो है हेल्दी नहीं पैदा होगा या इट मे नॉट सर्वाइव। तो उस केस में स्टेट मेडिकल बोर्ड के पास जाना होगा अगर 24 वीक से ज्यादा हो गया, और फिर एडवाइस लेनी होगी, ठीक है। तो द बिल परमिट्स अबॉर्शन अप टू 20 वीक्स। तो ये 1 है, 2 नहीं है, तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है। In case where abortions are desired to terminate pregnancy arising out of rape, where gestation period exceeds 24 weeks, only manner would be through writ petition. तो ये भी सही है कि 24 वीक से ज्यादा है तो देखिए स्टेट मेडिकल बोर्ड के पास जाना पड़ेगा, और वो भी बस एक ही केस में जब फीटस में कुछ एबनॉर्मलिटीज हो, ठीक है। बट अगर रेप या ऐसे केसेस में जो है चाहिए अबॉर्शन और 24 वीक से ज्यादा जो है गेस्टेशन पीरियड हो गया, तो फिर आपको कोर्ट्स के पास जाना पड़ेगा, फिर कोर्ट्स ही ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सही है, ये गलत है आपका, ठीक है। आंसर इज बी। मूविंग ऑन नाउ, आई वुड पॉज दिस, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये थोड़ा बहुत क्या है आपका जो है ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो आगे जाके मैप में आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो आप प्लीज क्वेश्चन पढ़िए एंड ट्राई टू आंसर इट। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि डीआरसी में अभी रिसेंटली एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, और उसमें इंडियन पीस कीपिंग फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, इसलिए उस नेशन के बारे में, उसके आसपास के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन अगर आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग लगाओगे तो बड़े आराम से कर लो, ठीक है। इजिप्ट जो है आप सब जानते हो इजिप्ट कहाँ होगा, ठीक है। इजिप्ट आपको देखना है, आपने वहां भी देखा था इजिप्ट, तो काफी दूर है इजिप्ट। अगर आप थोड़ा सेंसिबली पढ़ रहे हो मैथ्स तो ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बचता है आपके ये, अब इसमें बचता है थर्ड ऑप्शन। तो केनिया कहाँ है, केनिया जरा देखते हैं हम कहाँ है। अब देख सकते हो ये इथोपिया, ये केनिया। तो केनिया ये बॉर्डर है युगांडा, ठीक है। सो देखिए आपको हर ये 9 की 9 कंट्रीज पता होना जरूरी नहीं है, आपको बस थोड़ा दिमाग। और देखिए केनिया जो है आपको ये भी जानना चाहिए, केनिया थोड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है तो थोड़ा जानना चाहिए, ठीक है।
तो देखिए केनिया नहीं बॉर्डर करता है इसको, तो अगर केनिया बॉर्डर नहीं करता तो हम इसको भी इलिमिनेट कर देते हैं, इसको एलिमिनेट कर देते तो आपका आंसर बचता है सिर्फ डी। ठीक है, 1, 4 एंड 5। ठीक है, प्लीज आई वुड रिकमेंड आप यहाँ पे पॉज करके थोड़ा इस मैप को और ध्यान से रख लीजिए, क्या पता आपको क्वेश्चन आए इस पे और इसमें से कुछ और चीज पे आपको आंसर आए। ठीक है, आप ये ढूंढने की कोशिश करिए कि ये वाटर बॉडी क्या है। ठीक, आपके लिए ये एक होमवर्क। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेंगोंग सो लेक। सो आप सब जानते हो अभी रिसेंटली फिर से एक माइनर फेस ऑफ हुआ है इन गालवान वैली, और पैंगोंग सो लेक भी इम्पोर्टेंट है। ओके, उसी एरिया, नॉट नियर गालवन में, उससे दूर है, बट स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट प्लेस देयर। तो इसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। तो इट इज लॉन्ग, प्लीज पॉज करके बताइए आंसर। ठीक है, नाउ इट इज लॉन्ग, नैरो, deep landlocked lake situated at the height of more than 14,000 feet in Ladakh Himalaya. Yes, this is absolutely correct. In fact, अगर आप जानते होगे तो पैंगोंग सो लेक is world's highest salt water lake. Okay, salt water lake. तो इट इज, ये वाला भी आपका गलत हो जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। तो इट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। एक चीज आप पैंगोंग सो के बारे में याद रखिए। दूसरी चीज ये याद रखिए दैट इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडस बेसिन। ये जो लेक है ये इंडस बेसिन का पार्ट नहीं है, कई लोग सोचते हैं, बट इट इज नॉट अ पार्ट। ओके, और ये पूरा लैंडलॉक्ड लेक है। ठीक है, इट इज नॉट अ पार्ट, आगे मैप भी देखेंगे। ठीक है, और 14,000 फीट भी सही है। नैरो, सो देखिए तीसरी चीज जानिए कि ब्रॉडेस्ट पॉइंट इसका सिर्फ 5 किलोमीटर है, सबसे ज्यादा चौड़ाई इसकी 5 किलोमीटर, विच इज वेरी नैरो। ठीक है, तो आई होप आप इसका आंसर जान गए होंगे। ये गलत है, ये सही है। तो इट्स द आंसर इज A1 ओनली। आप ये यहाँ पर देख सकते हो मैप में। तो ये पास्ट का मैप है, पास्ट में टेंशन हुई थी इन जगहों पे। ये गालवान वैली है आपकी, ये दौलत बे गोल्डी। प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखें मैप, इनमें से कुछ आपको जियोग्राफिकल सीक्वेंस में नॉर्थ टू साउथ पूछा जा सकता है। ठीक है, कि दौलत बे गोल्डी कहाँ है, गालवान कहाँ है, ले कहाँ है। ये देख रहे हो आप आपका पैंगोंग सो। देखिए पैंगोंग सो थोड़ा बहुत इंडिया में है, थोड़ा यहाँ तिब्बत में लाई करता है। ठीक है, और आप देख सकते हो काफी नैरो टाइप का है। ठीक है, काफी नैरो टाइप का है। ठीक है, तो दिस इज इट। देखिए नॉर्मली लोग सोचते हैं इंडस रिवर इतनी पास से फ्लो कर रही है तो ये इसका बेसिन में है, बट प्लीज कीप दिस इन माइंड, पेंगोंग सो लेक इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस बेसिन। ठीक है, तो दिस इज इट, दिस कवर्स अप द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपको द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से देखने चाहिए थे फॉर 24 मई 2021। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, और प्लीज ये चीजों को बार बार आप देखिए, रिवाइज करिए, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और इसके डिटेल्ड आंसर हमारे कम्युनिटी पोस्ट में भी है, यूट्यूब कम्युनिटी के पोस्ट भी देख सकते हैं, हाँ इसके डिटेल्ड आंसर भी मिल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड सी यू अगेन विथ करंट अफेयर्स फॉर द नेक्स्ट डे।